कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये महज एक शेर नहीं, बल्कि इन अल्फाज के जरिए शायर ने सबक दिया है कि अगर इंसान मंजिल पाने की ठान ले तो फिर उसकी हिम्मत बड़े से बड़ी चट्टान को भी जमीन में मिला देती है। कुछ ऐसा ही हौसला है आज दुनिया भर में योग गुरु के नाम से मशहूर स्वामी बाबा रामदेव का, जिनके आसमान से इरादों ने आज उस सपने को सच कर दिखाया है। जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस सपने को साकार करने के लिए फिरंगियों से लड़ाई लड़ते रहे, वो सपना था स्वदेशी का। वो ख्वाब था अपनी संस्कृति को दुनिया में पहचान दिलाने का। उसी सपने को साकार करने के लिए कई दशक पहले जब हरियाणा की धरती से बाबा के कदम उठे थे, उस वक्त किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि तन पर भगवा कपड़े और पैरों में खड़कते लकड़ी के खड़ाऊ पहने एक युवा दुनिया भर में भारतीय संस्कृति को नई ऊंचाइयां देगा। बहुत सुंदर किया सभी ने। पीछे की ओर हथेली का रुख बाहर की ओर, एक सीध में। योग गुरु बाबा रामदेव आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन शून्य से शिखर तक का ये सफर बाबा के लिए आसान न था। बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अली सैयदपुर गांव में 26 दिसंबर 1965 को हुआ था। बाबा का वास्तविक नाम रामकिशन था। बाबा की माताजी का नाम गुलाबो और पिता का नाम रामनिवास यादव है। बाबा के माता पिता बेहद गरीब थे। ऐसे में बचपन में झाड़ू बुहारी से लेकर गाय का गोबर उठाने तक और फसल बोने और काटने तक बाबा रामदेव ने हर काम किया। एक छोटा सा गांव, छोटा सा परिवार और छोटी सी उसकी पूंजी। खेती किसानी से किसी तरह गुजारा चलता था। परिवार के खराब हालात का एहसास शायद बालक रामकिशन यादव को भी था और इसीलिए आम बच्चों की तरह उसका ध्यान खेलकूद में कम ही लगता था। बाबा रामदेव के माँ बाप अनपढ़ थे। बावजूद इसके गांव के इसी छोटे से स्कूल में उन्होंने बाबा को पढ़ाया, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला सबक भी सीखा था। आज भले ही बाबा रामदेव का हजारों करोड़ रुपए का आर्थिक साम्राज्य फैला हुआ है, लेकिन स्कूल के उन दिनों में वो फीस भरने के लिए पैसे भी मुश्किल से ही जुटा पाते थे। बाबा बचपन में सेकंड हैंड बुक लेकर पढ़ाई करते थे। हर क्लास में हमेशा अव्वल आने वाले रामकिशन यादव यानी बाबा रामदेव जब स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तब एक दिन अचानक उनका स्कूल की पढ़ाई से मोह भंग हो गया और इसीलिए उन्होंने स्कूल ही नहीं छोड़ा, बल्कि वो गांव से ही फरार हो गए थे। उस वक्त बाबा की उम्र करीब 9 साल की थी। उस वक्त बाबा ने महर्षि दयानंद को पढ़ना शुरू किया। 12 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बाबा ने तय कर लिया कि अब मुझे अध्यात्म की दुनिया में जाना है और 15-16 साल की उम्र में घर बार छोड़ दिया। महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर बाबा को प्रेरणा मिली और मैकाले की शिक्षा पद्धति से घृणा हो गई। अलीपुर गांव से भागकर 13 साल का रामकिशन यादव यानी बाबा रामदेव सीधे हरिद्वार पहुंच गए, जहां वो किसी गुरुकुल में पढ़ना चाहते थे। लेकिन 2-3 गुरुकुल ने जब उन्हें दाखिला देने से मना कर दिया, तो बाबा ने अपने गांव के ही पास के एक गुरुकुल में दाखिला ले लिया था। माँ बाप ने लाख समझाया, भाइयों ने भी खूब मनाया, लेकिन रामकिशन का फैसला फौलादी था। उसने इसी आर्य गुरुकुल में करीब 5 साल तक योग और वेद की शिक्षा हासिल की। गुरुकुल के सख्त नियमों के बीच 1992 तक इसी कमरे में रहकर रामकिशन यादव ने योग का बुनियादी सबक सीखा है। खानपुर के गुरुकुल में 5 साल जैसे पलक झपकते ही गुजर गए थे। अक्टूबर 1992 में गुरुकुल की शिक्षा खत्म होने के बाद रामकिशन यादव ने सांसारिक कामों से भी संन्यास ले लिया था और इस तरह महज 13 साल के रामकिशन यादव 7 सालों में ही स्वामी रामदेव बन चुके थे। स्वामी रामदेव अब एक नए नाम और एक नई पहचान के साथ गुरुकुल की चारदीवारी से बाहर निकल चुके थे। घर परिवार तो उनका पहले ही छूट चुका था और अब गुरुकुल से दूर हिमालय की बर्फीली वादियां उनका इंतजार कर रही थीं। हिमालय की पथरीली पहाड़ियों के बीच पगडंडियों पर
रामदेव का ये एक नया सफर था। लेकिन इस सफर में वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके गुरुकुल के करीबी दोस्त बालकृष्ण भी उनके साथ थे। जिस्म ही नहीं, हड्डियों तक को थर्रा देने वाली ठंड और बर्फीले पहाड़ों के बीच जिंदगी कितनी दुश्वार हो सकती है, इसका एहसास ही रोंगटे खड़ा करने के लिए काफी है। लेकिन ऐसी सुनसान और अंधेरी गुफाओं के अंदर स्वामी रामदेव और बालकृष्ण ने अपना नया ठिकाना बना लिया था, जिसमें उन्होंने अध्यात्म और योग का एक नया सिलसिला भी शुरू किया था। हिमालय की कंदराओं में सत्य की खोज और सांस साधने का हुनर सीखते स्वामी रामदेव एक और कठिन तपस्या में लीन होना चाहते थे। लेकिन हिमालय में 5 साल गुजारने के बाद उनकी जिंदगी ने एक बार फिर ऐसी करवट बदली कि इस सन्यासी को पहाड़ों की शरण छोड़कर गंगा के मैदान में उतरना पड़ा। योग गुरु बाबा रामदेव के योग की ये कहानी 1990 के आसपास उस वक्त शुरू होती है जब वो हरियाणा में खानपुर के गुरुकुल में पढ़ने के बाद जींद जिले के कलवा गुरुकुल में आ गए थे। इस समय तक बाबा रामदेव ने संन्यास नहीं लिया था, लेकिन कलवा गुरुकुल में रहने के दौरान ही उन्होंने आसपास के गांव में लोगों को योग सिखाना शुरू कर दिया था। करीब 5 साल हिमालय के पहाड़ों में गुजारने के बाद जब रामदेव हरिद्वार आए, ये 90 के दशक के मध्य का वो दौर था जब बाबा रामदेव हरिद्वार अपने गुरु शंकरदेव महाराज के आश्रम में रहा करते थे और गुरु के आश्रम से ही उन्होंने योग को फैलाने का काम भी शुरू किया था। बाबा रामदेव हरिद्वार में आकर एक आश्रम में रहने लगे। धीरे धीरे योग का काम शुरू हुआ और सबसे पहले बड़े शिविर योग के लिए गुजरात में लगाए गए। पहले इन शिविरों में सिर्फ 200 से 250 तक लोग आया करते थे, लेकिन योग की चाहत लोगों में बढ़ती गई। फिर हजारों, लाखों और करोड़ों लोग भारत की इस महान परंपरा को आगे बढ़ाने में लग गए। साल 1995 में बाबा रामदेव सन्यासी बने थे। तब उनके योग गुरु शंकरदेव महाराज ने हरिद्वार में उन्हें और उनके 2 दोस्तों बालकृष्ण और कर्मवीर के साथ मिलकर दिव्य योग ट्रस्ट की स्थापना की थी। दिव्य योग ट्रस्ट उन दिनों हरियाणा और राजस्थान के शहरों में हर साल करीब 50 योग कैंप लगाता था। उन दिनों बाबा रामदेव को अक्सर हरिद्वार की सड़कों पर स्कूटर चलाते देखा जाता था। साल 2002 में गुरु शंकरदेव की खराब सेहत के चलते बाबा रामदेव दिव्य योग ट्रस्ट का चेहरा बने, जबकि उनके दोस्त बालकृष्ण ने ट्रस्ट के फाइनेंस का जिम्मा संभाला और कर्मवीर को ट्रस्ट का प्रशासक बनाया गया था। इसके बाद से ही गुरुकुल के जमाने के ये तीनों दोस्त पतंजलि योग पीठ के आर्थिक साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल बाबा रामदेव के ट्रस्ट का मकसद आम लोगों के बीच योग और आयुर्वेद के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना था। वक्त गुजरता गया, बाबा की मेहनत बढ़ती गई, कई मुश्किलें आईं, कई लोगों ने बाबा को घेरने की कोशिश भी की, लेकिन तमाम अड़चनें दूर होती गईं और फिर वो दिन आया जिसने बाबा को दुनिया भर में योग गुरु के तौर पर पहचान दिला दी। योग का दुनिया ने लोहा माना और हर साल 21 जून को योग डे के तौर पर मनाने का ऐलान संयुक्त राष्ट्र ने कर दिया। इन सब के बीच बाबा ने योग के दम पर हरिद्वार की धरती पर एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये था पतंजलि योग पीठ का साम्राज्य, जिसको देखकर हर कोई दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो गया। 2006 में जब पतंजलि योग पीठ का उद्घाटन हो रहा था, तो उस समय पतंजलि योग पीठ के आमंत्रण पर करीब 25 मुख्यमंत्री आए थे। यही नहीं, राजनीति और दूसरे देश की बड़ी शख्सियतें भी इसमें मौजूद थीं। यूं तो बाबा रामदेव से पहले महर्षि महेश योगी और अयंगर जैसे योग गुरुओं ने दुनिया भर में योग का डंका बजाया है, लेकिन योग को देह, स्वास्थ्य और सौंदर्य से जोड़कर बाबा रामदेव ने योग की जो
नई पैकेजिंग की है, उसने उन्हें देश विदेश में घर घर तक पहुंचा दिया। हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव की, जिन्होंने कर्म को ही धर्म मानकर शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। आइए ले चलते हैं आपको पतंजलि की इस तिलिस्मी दुनिया में। ऊंची ऊंची आसमान से बात करती ये खूबसूरत इमारतें एहसास कराती हैं कि ईमानदारी और लगन के साथ मेहनत की जाए और मन में सेवा का जज्बा हो तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमती है। हरिद्वार में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पतंजलि योगपीठ आज रामदेव की कामयाबी की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। योग ही नहीं, बाबा रामदेव की फैक्ट्रियों में बनी आयुर्वेदिक दवाइयां और उनके देसी प्रोडक्ट भी दुनिया में धूम मचाते रहे हैं और इसीलिए बाबा रामदेव भी खुद बन गए हैं एक बड़ा ब्रांड। लेकिन बाबा को इस बात का जरा भी घमंड नहीं है, बल्कि वो आगे की तरफ देख रहे हैं और यही वजह है कि अब उन्होंने शुरू किया है बच्चों और बच्चियों में शिक्षा की अलग जगाने को लेकर अभियान। वो अभियान जिसके तहत बाबा कहते हैं कि हम सिर्फ उत्पाद बनाने में ही यकीन नहीं रखते, बल्कि अच्छा इंसान बनाने में यकीन रखते हैं। बाबा ने लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के लिए आचार्य कुलम शिक्षण संस्थान खोले हैं, जिसमें वेदों की परंपराओं के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है। बाबा रामदेव योग की वजह से दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर हुए। ऐसे में योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए बाबा ने और ज्यादा कोशिशें तेज कर दी हैं। पतंजलि योगपीठ में अलग से योग की ट्रेनिंग के लिए बहुत बेहतर इंतजाम किए गए हैं। बाबा रामदेव बताते हैं कि हम योग गुरु तैयार करते हैं ताकि वो देश और दुनिया को योग की अहमियत सिखाएं और उससे फायदा लें। स्वामी जी, संस्कारों से ही संस्कृत का सृजन होता है और आप यहाँ संस्कारों को कूट कूट कर इन बच्चों में भर रहे हैं। देश में तमाम स्कूल चल रहे हैं, गुरुकुल जैसे स्कूल चल रहे हैं, तमाम देश के अलग अलग कोनों में तरह तरह कॉन्वेंट चल रहे हैं, तरह तरह के स्कूल चल रहे हैं। आचार्य कुलम उनसे अलग कैसे है? आचार्य कुलम में शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं, योग और आध्यात्मिक एजुकेशन देते हैं। तो वैदिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन दोनों के द्वारा व्यक्ति का आंतरिक विकास भी करते हैं और उसका बाह्य विकास करते हैं। जब तक आंतरिक विकास नहीं होता है तब तक बाह्य विकास अंधा होता है। जीवन में पूर्णता तभी आती है जब व्यक्ति का आंतरिक विकास हो, माने मनुष्य का विकास हो और मनुष्य के लिए विकास हो। और उसके लिए हम यहाँ इनको योग कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, रोज़ अग्निहोत्र करते हैं और योग के साथ साथ जो है यज्ञ करते हुए फिर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो हर रोज़ सुबह उठ करके यहाँ दैनिक अग्निहोत्र होता है, संध्या उपासना जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं वो होती है, पंचमहायज्ञ 16 संस्कार और चतुर्वर्णाश्रम धर्म की जो अपनी मूल वैदिक संस्कृति भारतीय संस्कृति है, वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद जो सारे धर्मों की संस्कृतियों की सभ्यताओं के मूल में, उसकी यहाँ पर शिक्षा देते हैं। और आपने अभी बच्चों को हवन करते हुए तो देखा ही था, आप कब कुछ बच्चों को योग करवाते हैं, ऐसे सभी बच्चे करते हैं। ये योग, इनकी योग वाली ड्रेस है, इनकी स्कूल वाली ड्रेस जो है अलग होती है, यह हवन वाली ड्रेस में भी बैठे हैं। इधर बच्चे आपको दिखाते हैं, देखो योग करते हुए। हमने कुछ बच्चों को रखा है अभी आपके लिए कि
योग की परंपरा क्या है इसका सबको बोध हो। तो ये हमारे बच्चे, आप लोगों की जानकारी के लिए, जो बच्चे योग में नंबर 1 है वो पढ़ाई में भी नंबर 1 है। नहीं तो कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में तो आगे होते हैं, पढ़ाई में फिसड्डी रह जाते हैं। तो हमारा संकल्प रहता है, यहाँ पूरा हमारा सिद्धांत है आचार्य कुलम का, हमें हेल्थ में भी नंबर 1 रहना है, फिटनेस में भी नंबर 1, पढ़ाई में भी नंबर 1, डिसिप्लिन में भी नंबर 1, खुद नंबर 1 रहना है और देश को नंबर 1 बनाना है। जीवन को सर्वोपरि बनाना है। हाँ, जीवन के सर्वोच्च शिखर पर हमें आरोहण पाना है। जिस तरह से बाबा खुद 0 से शिखर तक पहुँचे हैं, कुछ वैसी ही कहानी। हम तो छोटे से गांव में अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े, तो हमने सोचा कि हम चाहे अभावों और संघर्षों में पढ़े हैं, बच्चों को हमें एक अच्छा वातावरण देना है और सब बच्चों को अच्छा वातावरण देना है, चाहे वो कोई गरीब घर में पैदा हो या अमीर घर में पैदा हो। हजारों एकड़ में फैले पतंजलि योगपीठ में हर उस विधि को दर्शाया गया है जो हमारे पूर्वजों की है, ताकि एक बार फिर हम अपनी जड़ों की तरफ लौट सकें। ऐसी ही एक विधि को दर्शाते हुए आयुर्वेद की विधि को दिखाया गया है, जो बेहद आकर्षक तो है ही, साथ ही ज्ञान को भी बढ़ाती है। बाबा रामदेव और पतंजलि की इस कामयाबी में आचार्य बालकृष्ण की भूमिका को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आचार्य बालकृष्ण ने शुरू से आज तक बाबा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और आज नतीजा सबके सामने है। वो बताते हैं कि उनकी कोशिश बेहतर कल लाने की है और वो इसी में लगे हैं। इस समय हम पतंजलि योगपीठ के इनर सर्किल में, जहाँ एक संग्रहालय बनाया गया है और संग्रहालय में किस तरह से वेद विज्ञान और वैदिक चिकित्सा को, आयुर्वेद चिकित्सा को दर्शाया गया है, इसका एक अपने आप में उदाहरण पेश किया है पतंजलि योगपीठ ने। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पतंजलि योगपीठ के कर्ता धर्ता आचार्य बालकृष्ण जी। आचार्य जी, आज आपने ये वेद विज्ञान को लेकर जो संग्रहालय बना, अभी इसका औपचारिक उद्घाटन तो नहीं हुआ, लेकिन जब उद्घाटन होगा और उद्घाटन के बाद लोगों को दिखाई पड़ेगा, तो क्या लगता है कि वेद विज्ञान और वैदिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा का और प्रचार प्रसार होगा? दुर्भाग्य से पूरे देश में, जिस देश ने आयुर्वेद को दिया, योग को दिया, वेदों का ज्ञान इस देश से पूरी दुनिया को मिला, पर इस देश के अंदर उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित करती हुई इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। तो ये हमने बहुत कम ही अनुभव महसूस होती थी ये चीज़ें। तो हमने प्रयास किया कि पूरे आयुर्वेद को, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को, विधा को आप देखेंगे, एक एक चीज़ को किस तरह से आयुर्वेद की संरक्षण, संवर्धन, चिकित्सा, अध्ययन, अध्यापन, जितने भी उससे संबंधित विधाएं थी, सभी विधाओं को हमने व्यवहारिक रूप से दिखाने का प्रयास किया। एक तरह से इसका एक म्यूजियम या संग्रहालय के रूप में। तो यह बहुत बृहद रूप में पतंजलि योगपीठ ने इसको किया है और ये अभी हमने इसको विधिवत उद्घाटन नहीं किया है, बहुत जल्द इसका उद्घाटन करेंगे और देश की जनता के लिए, इसको सब लोगों के लिए यहाँ आ सकें, उसके लिए इसको हम जनता को सुपुर्द कर देंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, अगर वो ना रहे या उसमें कोई कमी आ जाए तो वो चल फिर नहीं सकता, निष्प्राण हो जाता है। उसी तरह पतंजलि योगपीठ में आचार्य बालकृष्ण का रोल है, वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी हैं। उस रीढ़ की हड्डी की वजह से पतंजलि योगपीठ का आज बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा, क्योंकि संचालन आप ही के हाथ में। आप में और बाबा रामदेव में बड़ी समानताएं भी हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं आई, और इस संचालन में आपका जो रोल रहा है, उस तरह से क्या लगता है कि आने वाले दिनों में पतंजलि योगपीठ को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, विवाद होता है महत्वाकांक्षाओं की वजह से, समाधान होता है सेवा की भावना से। यहाँ पर सेवा की भावना है, कुछ करके दुनिया को, देश को देने की भावना है, इसलिए विवाद वाली तो कतई भी, कहीं पर भी, कोई दूर तक भी कल्पना भी नहीं होती है। जहाँ तक रही कि रीढ़ की हड्डी या कर्ता धर्ता, हम सिर्फ जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। जो स्वप्न और जो एक सोच है वो श्रद्धेय स्वामी जी की है, और उस सोच को, उस विचार को किस तरह से धरातल पर उतारना चाहिए, उसके लिए कुछ क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में भी हम नहीं उतारते हैं, वो तो पूरी टीम है, पूरे लोग काम करते हैं। एक जो विजन है, जैसे आयुर्वेद को लेकर के, योग को लेकर के,
उसका एक स्वरूप है। हमको थोड़ी सी हमको अच्छा लगता है सजाना संवारना, एक नई चीज़ को बनाना, हम तो उतना ही करते हैं। तो उसको बहुत बड़े रूप में नहीं, साधन हो और विचार हो तो बहुत सारे लोग इस कार्य को कर सकते हैं। तो भगवान ने निमित्त बनाया, इसलिए हम कर रहे हैं। बाबा रामदेव भारतीयता और भारतीय संस्कृति पर यकीन करते हुए आगे बढ़ते रहे और अभी भी बढ़ रहे हैं। बाबा रामदेव ने सिखाया कि कैसे देश में मौजूद संपदाओं का इस्तेमाल करके एक बेहतर कल को तराशा जा सकता है। बाबा रामदेव गायों से बेहद प्यार करते हैं। बाबा खुद कहते हैं कि गायों की सेवा करके उन्हें बेहद सुकून मिलता है, क्योंकि गायों में सभी देवी देवता निवास करते हैं। लोग सोचते हैं कि गाय जो है सींग मारती है, और ये गाय जो है ये बिना सींग मारने वाली गाय है, बहुत प्यार करने वाली गाय। कुछ कहते हैं गाय लात मारती है, ये कोई लात नहीं मारती है। माने इतने शरीफ गाय है, ये 26 किलो दूध देती है, और जो है देसी नस्ल की गाय है। लोग हॉस्टन फ्रीजन इस नस्ल की गायों को पालते थे कि जो है वो गाय दूध ज़्यादा देती हैं। तो हमने ये देसी नस्ल की गाय, चाहे वो साहिवाल है, थारपारकर है, राठी है, हरियाणवी नस्ल की गाय हैं, इन गायों को हमने यहाँ पर पाला। सारी ही हमारी देसी नस्ल की गाय हैं, और ऐसे ही 15 से 25-26 किलो तक तो अभी दूध दे रहे हैं। आगे हम नस्ल सुधार करते करते 50 किलो तक इनको लेकर के जाएंगे, और जो 3 से 5 किलो दूध देने वाली गाय हैं वो भी आगे जो है 50-50 किलो दूध देंगी। इस तरह की एक व्यवस्था हम यहाँ खड़ी कर रहे हैं। और ऐसी इन गायों से मिलकर के ऐसे लगता है मानो हमने सारे तीर्थ कर लिए हों। हमारे यहाँ तो बोला ही जाता है ना, गाय में सारे देवी देवताओं का वास है, इसलिए हमको गाय को हम माँ कहते हैं। और ये गौ माता जो है वो सच में हमारी इस भारत माता को बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाएगी। आज पतंजलि सिर्फ गायों का दूध बेचकर ही कारोबार को आगे नहीं बढ़ा रहा, बल्कि बाबा खुद कहते हैं कि वो इस कोशिश में लगे हैं कि आने वाले वक्त में ऐसी गाय की नस्ल तैयार हो जो 50 किलो तक दूध दे। यही नहीं, बाबा ने ऐसी गायों को भी बेहद फायदेमंद करार दिया जो दूध नहीं दे पाती। बाबा खुद अपनी पतंजलि का एक नजारा दिखाते हैं कि कैसे वो इन गायों से गोनाइल तैयार करते हैं, और इससे पतंजलि को महीने में करोड़ों का फायदा होता है, जो गौशाला के लिए ही खर्च किया जाता है, और लोगों को रोजगार भी मिलता है। संस्कृति में गाय हमारी धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था का आधार रही है। गो हत्या पर बहुत हो हल्ला हो रहा है पूरे देश में, लेकिन गो पालन कैसे हो और गो पालन के जरिए हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को कैसे बदल सकें, इस पर बात नहीं हो रही। बाबा रामदेव कुछ इसी दिशा पे बहुत काम कर रहे हैं और कुछ सफल भी हैं। स्वामी जी, आमतौर पर लोग गो हत्या पर रोकथाम की बात करते हैं, गाय के को लेकर हो हल्ला मचाते हैं, लेकिन गो पालन कैसे हो और गो पालन को कैसे बढ़ावा मिले, इस पर कोई रोड मैप नहीं तैयार हो रहा है। देखिए, बहुत से राज्यों ने गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया है, और उसमें बीजेपी शासित प्रदेश भी हैं, और उत्तर प्रदेश जैसा जहाँ पर आदरणीय मुलायम सिंह जी का शासन है वो राज्य भी सम्मिलित है। अब गो हत्या पर प्रतिबंध तो लग जाएगा, लगना भी चाहिए, लेकिन जो गाय 3 से 5 किलो दूध दे रही है, इकोनॉमिकली वाइबिलिटी नहीं आ रही है, और एक गाय के ऊपर खर्चा औसतन एक साल भर का 30 से 40 हज़ार रुपये का औसत होता है। 30 से 40 हज़ार रुपये गाय पर खर्च करके फिर उससे आमदनी यदि किसान को नहीं होती है तो वो उसको कतरखानों में बेच देता है। इनका एक गद्दा है, हमने यहाँ इनको जैसे आदमी कहते हैं भाई क्या इसके जीवन में ठाठ है, डनलप के गद्दों पर रहता है। हमारी गाय, ये छोटी छोटी बच्चियाँ देखो, ये जो है ये बच्चियाँ हमारी ये गद्दों पर रहती हैं। हमारी कितनी सुंदर सुंदर बच्चियाँ हैं। ये आगे हमारा ये संकल्प है कि इसी तरह से हम पूरे देश भर में 4, जैसे शंकराचार्य जी ने 4 मठ बनाए थे, ऐसे 4 गोधाम गो तीर्थ बनाएंगे, और इसमें ये सारी गायें आप देख रहे हैं देसी नस्ल की गायें हैं हमारी। ये छोटी छोटी कितनी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं हमारी,
और इस गद्दे को लगे हुए करीब 10 साल हो गए, तब इसकी हालत है। तो ये खूब आनंद से गायें यहाँ पर रहती हैं। ऐसे आगे हमारा संकल्प है कि इसके ऊपर हम करीब 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और ऐसी करीब हर वर्ष 1 लाख बछड़ियाँ हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। 1 लाख ऐसी बछड़ियाँ। और जो गायें अभी जो है 3 से 5 किलो दूध दे रही हैं नस्ल सुधार करके, इससे आगे करीब 25 से 50 किलो दूध देने वाली गाय तैयार हों, इस तरह की पूरी कार्य योजना है। यही नहीं, बाबा ने उत्तर भारत के उस मिथक को भी तोड़ने की कोशिश की है जिसमें कहा जाता है कि सफेद घी ही सबसे शुद्ध हो सकता है। पतंजलि में तैयार हुआ पीला घी कैसे शुद्ध है, आप बाबा से खुद ही सुनिए। अब हम आ गए हैं पतंजलि आयुर्वेद की जो घी यूनिट है, जहाँ से घी पैदा होता है, घी निकलता है। लोग आमतौर पर सफ़ेद घी खाने में विश्वास रखते नहीं। बाबा रामदेव ने पूरे देश में पीला घी खिलाने की आदत डाल दी। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बाबा जी। आमतौर पर लोगों की भ्रांतियाँ थी कि सफ़ेद घी ही अच्छा होता है, लेकिन आपने ये बताया सबको कि नहीं, पीला घी भी खाया जाता है और पीला घी शुद्ध हो सकता है। देखिए, कैरोटीन होता है इसके अंदर जो आँखों के लिए बहुत अच्छा, आयु को बढ़ाता है और मस्तिष्क को, मेधा को, बुद्धि को तीव्र करता है। उत्तर भारत में दुर्भाग्य से भैंस का घी जो सफ़ेद होता है उसके खाने की ऐसी आदत पड़ गई थी इनको, वो पीले घी का एहसास ही कहीं एक खो गया था। और इस देश में गाय को लेकर के बड़ी भ्रांति है। इस देश में अभी भी 9 करोड़ के लगभग देसी गाय और 4 करोड़ के करीब संकर नस्ल की गाय, कुल 13 करोड़ गायें हैं। उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि आज तो 3 से 5 किलो गाय जो दूध दे रही है देसी नस्ल की, वो 25 से 50 किलो दूध दे, उसके लिए हमारी अगली तैयारी है। इन 13 करोड़ गायों से जो दूध प्राप्त होता है उससे हम हर रोज़ करीब 2000 टन घी बना सकते हैं गाय का। यद्यपि ये जो यूनिट है इसमें जो कैपेसिटी है करीब 200 टन गाय का देसी घी बनाने की क्षमता है। और हम महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पूरे दक्षिण भारत में लगभग कुछ स्थान ऐसे जहाँ 100 कहीं 99% गाय ही रखते हैं लोग। ये उत्तर भारत में भैंस रखने का रिवाज है। तो हमने ये सोचा कि योग तो करें ही लोग, लेकिन जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा, हमारे यहाँ शास्त्रों में वचन है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धे सर्वग्रंथनम विप्रमोक्षः युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। तो लोग योग भी करें, उनको शुद्ध आहार मिले, शुद्ध घी मिले, शुद्ध तेल मिले, शुद्ध उत्पाद मिले, लोग वापस अपनी जड़ों की से जुड़ें। तो उसी की एक कड़ी है ये पतंजलि गाय का देसी घी भी। अब हम गाय का दूध का पाउडर भी, और बहुत जल्दी ही पतंजलि डेयरी में भी आप देखेंगे, हम अभी महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर डेयरी का भी और काम शुरू कर रहे हैं, जिससे कि गो आधारित अर्थव्यवस्था को हम आगे बढ़ा सकें। तो ये आपने एक यूनिट देखी है। इस तरह की तो पतंजलि की छोटी बड़ी मिलाई जाए तो 50 से ज़्यादा यूनिट हैं। हाँ, बहुत बड़ी यूनिट वो हमारी पदार्था है जहां हम आपको आगे ले चलेंगे। पतंजलि में नेचर पार्क के जरिए भी सेवाएं दी जाती हैं। खुद बाबा रामदेव इसके बारे में बताते हैं कि दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और लाभ पाते हैं। पतंजलि आयुर्वेद पद्धति को फिर से पुराने रास्ते पर वापस ला रहा है। इसके चलते देश का सबसे सस्ता और अत्याधुनिक नेचर पार्क स्थापित किया गया है। पहाड़ों के बीच स्थापित इस पार्क में देश विदेश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और नेचुरोपैथी का लाभ ले रहे हैं। आइए अब हम आपको रूबरू कराते हैं पतंजलि योगग्राम से। यहाँ नेचुरोपैथी का सबसे बड़ा सेंटर है। कहा जा सकता है कि भारत में अब तक इससे बड़ा नेचुरोपैथी सेंटर नहीं बनाया गया। करीब 150 एकड़ में ये सेंटर है और यहाँ पूरे देश और दुनिया के तमाम लोग यहाँ आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। स्वामी जी, ये जो आपकी परिकल्पना है नेचुरोपैथी सेंटर की, क्या लगता है कि आने वाले जो दिनों में लोग जो आमतौर पे जो इलाज कराते हैं, अस्पतालों में जाते हैं और जो दवाइयाँ लेते हैं, उसे और एक बीमारी तो दूर करते हैं लेकिन दूसरी बीमारी को जन्म देते हैं। नेचुरोपैथी एक ऐसा इलाज होगा, ऐसा माध्यम होगा कि जिससे आदमी के जीवन में बदलाव लाया जा सकेगा। देखो, ये एक बहुत बड़ा यथार्थ है।
भारतीय जनमानस का यहाँ 80% लोग अपना परंपरागत तरीक़ों से इलाज करते हैं। और नेचुरोपैथी तो अपने आप में एक बहुत ही साइंटिफिक, यूनिवर्सल और सेक्युलर ट्रीटमेंट पद्धति है। माने इसमें कोई मजहब नहीं है, इसमें कोई किसी तरह का ढोंग आडंबर पाखंड नहीं है। ये विशुद्ध रूप से एक बहुत बड़ी साइंस है। और अब तो पूरी दुनिया में रिट्रीट सेंटर्स बन गए हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। माने जिस तरह से लोगों को मोटापा बढ़ रहा है, यहाँ लोगों का 7 से 15 दिन का एक ट्रीटमेंट का पूरा जो है एक उपचार की एक व्यवस्था होती है। 7 से 15 दिन में लोग अपना यहाँ 7 से 15 किलो तो वज़न कम कर लेते हैं। तो वेट कम करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, मैंने कहा पूरी दुनिया के लोग, क्योंकि जिस तरह से लोगों का खान पान गड़बड़ हो गया है, कुछ लोग मांसाहार करते हैं, कुछ लोग बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीते हैं, या वैसे ही चारों तरफ इतना पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड सॉइल, खान पान सब में मिलावट, तो शरीर के अंदर ना जहर इकट्ठे हो जाते हैं, विष इकट्ठे हो जाते हैं। और बॉडी को डिटॉक्स करने का और कोई तरीका नहीं है नेचुरोपैथी के अलावा। तो पंचकर्म कराते हैं, षटकर्म कराते हैं, सुबह से शाम तक योगाभ्यास कराते हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग जड़ी बूटियों से उनके शरीर की शुद्धि करते हैं, मसाज करते हैं, उनको स्टीम देते हैं, स्टीम बाथ, सोना बाथ, फिर मड बाथ, मिट्टी से स्नान कराते हैं। तो अलग अलग प्रकार की ये जो पूरा सेंटर बना हुआ है। यही नहीं, आटा हर घर की जरूरत है। इसे बाबा रामदेव ने महसूस किया। पतंजलि ने हर घर को शुद्ध आटा मिले, इसके लिए देश की सबसे बड़ी आटा यूनिट की स्थापना की। बाबा रामदेव खुद कहते हैं कि बाजार में कम कीमत पर पतंजलि ही शुद्धता की गारंटी देता है। आमतौर पर आटा और मसाला काफ़ी मिलावट होती है, जिसकी वजह से बीमारियां भी बहुत फैलती हैं और लोगों में भी बड़ी भ्रांतियां होती हैं आटा को। माना जाता है कि जो पतंजलि का आटा है वो काफ़ी शुद्ध रहता है। पतंजलि में एक रत्ती भर भी कोई मिलावट नहीं हो सकती। ये पीछे मसाले का प्लांट है, यहाँ दलिए का है, और ये आप देख रहे हैं गेहूं का प्लांट है। और इसमें भी आप देखते होंगे बाज़ार में पतंजलि से पहले ज़्यादातर जो आटा था वो सफ़ेद रंग का मिलता था। उसका जो ब्रांड है, हिंदी में जिसको चोकर बोलते हैं, उसको अलग कर दिया जाता था। हमने ब्रांड के साथ गेहूं का आटा बनाया, इसलिए भूरे रंग का नेचुरल आटा है। नेचुरल आटा, नेचुरल दालें, नेचुरल चीज़ों में हमने ये पूरे के पूरे जो हम उत्पाद बनाते हैं, जैसे ये मल्टीग्रेन आटा है नवरत्न, ये गेहूं का आटा है, ये बेसन है, ये दलिया है, ये अलग अलग प्रकार के मसाले हैं, हल्दी से लेकर के और गरम मसाला, सब्जी मसाला, ये सारे, और लाल मिर्च का पाउडर भी जब बहुत डिमांड थी तो वो भी हमने निकाला, और जौ का दलिया। तो ये सारे के सारे नेशनल इंटरनेशनल पैकेजिंग है ये सारी की सारी। और ये पूरा बड़ा प्लांट है, माने ये प्लांट करीब करीब जो है आप जो लंबाई में देखेंगे तो करीब आधा किलोमीटर में फैला है। और ये सारी पीछे से साफ सफाई करने के बाद में फिर ये ऑटोमेटिक मशीन से ही प्लांट होता है, इसमें कहीं हाथ का टच नहीं है। आजकल बोला जाता है ना सारा जो है ह्यूमन टच नहीं होना चाहिए खाने पीने की चीज़ों में। तो आप देखिए पूरा का पूरा ये प्लांट जो है, इसमें एक एक थैली बिना ह्यूमन टच के सारा का सारा ऑटोमेटिक प्लांट से बन करके छन करके और पैक होकर के ही बाहर निकल रहा है। आदमी का काम खाली इतना ही बच जाता है कि जो आटा है उसको ये लोग बोरी में पैक कर देते हैं। ये अलग अलग पैकेजिंग है। अब ये तो बड़ी बड़ी पैकिंग है, और इसमें पतंजलि के आटे का कलर भी आप देख सकते हैं। पतंजलि कॉस्मेटिक समेत शरीर की सेहत के लिए असली जड़ी बूटियों से युक्त प्रोडक्ट तैयार करती है। इसके लिए पतंजलि फूड पार्क में हजारों प्रकार की जड़ी बूटियों का संग्रह किया गया है। बतौर बाबा रामदेव, पतंजलि इकलौता संस्थान है जिसके पास जड़ी बूटियों का दुनिया में सबसे बड़ा संग्रह है।
देखिए यहाँ यह करीब 4000 टन जड़ी बूटियों का गोदाम है। माने इसमें आप देख रहे हैं कि ये सारी जड़ी बूटियाँ जिनसे हम दंतकांति बनाते हैं, केशकांति बनाते हैं, मधुनाशिनी मुक्तावटी से लेकर के अलग अलग प्रकार के शैम्पू, साबुन और अलग अलग प्रकार की औषधियाँ, माने नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक, नेचुरल होम केयर, माने जो पूरे हमारे वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट SKU हैं हमारे करीब 500 से ज़्यादा, उसका मूल स्रोत, उसकी जो मूल पावर है, ये पावर ऑफ हर्ब्स एंड प्योरिटी ऑफ पतंजलि, यही हमारे इस ट्रस्ट का जो है मूल जो खजाना है, वो आप ये पीछे देख रहे हैं। कितनी जड़ी बूटियाँ होंगी यहाँ पे? 500 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं और कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1000 से ज़्यादा जड़ी बूटियों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये कितने लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है अगर हम बात करें पूरा हर्बल पार्क? देखिए ये गोदाम ही 2 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा का है और पूरा हर्बल पार्क है ये करीब 150 एकड़ से ज़्यादा में फैला हुआ है। पतंजलि के सभी तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी मार्केट में खूब नजर आते हैं। ये प्रोडक्ट दूसरी कंपनियों के मुकाबले न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि शुद्धता की गारंटी भी देते हैं। खुद बाबा रामदेव भी इनका इस्तेमाल करते हैं। बाबा कहते हैं कि मिलावट वाले प्रोडक्ट लोगों की सेहत पर बुरा असर डालते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट लोगों की सेहत को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं। हर्बल कॉस्मेटिक की यूनिट है। इसमें हम लोग जो है एक तरह से जो हमारी परंपरागत चीज़ें थी, जैसे मुल्तानी मिट्टी, हमारे यहाँ पर माताएं मुल्तानी मिट्टी को खट्टी छाछ में डाल करके फिर उससे स्नान किया करती थी। मैंने अपनी माँ को बचपन में देखा। दुनिया में पहली बार हमने मुल्तानी मिट्टी का साबुन बनाया। फिर एलोवेरा और हल्दी, चंदन, जिसका प्रयोग हमारे यहाँ सदियों से हमारे पुरखे किया करते थे, उनके हमने साबुन बनाए। और जो है इसके अलावा ये तो बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। जो है दैनिक जीवन में आदमी टूथपेस्ट प्रयोग करता है, तो ये टूथपेस्ट के हमारे पास चाहे ये दंतकांति एडवांस है जो 26 जड़ी बूटियों से बना है, 13 जड़ी बूटियों से बना हुआ है। ये दंतकांति मेडिकेटेड है। फिर ये दंतकांति जूनियर है बच्चों के लिए। दंतकांति से लेकर के सब प्रकार के ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, और अब तो कुछ हमने एडवांस क्रीम लॉन्च किए हैं। केशकांति शैम्पू और केश जो है अपना एलोवेरा जेल से लेकर के और सारे वेरिएंट हैंड वॉश से लेकर के सारी चीज़ें जो नित्य प्रयोग की हैं। और इसके अलावा घर में वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं। इसमें भी 3 तरह का हमने प्रीमियम क्वालिटी का, जो सुपीरियर क्वालिटी का और पॉपुलर क्वालिटी का। अभी हमने नई चीज़ें लॉन्च की हैं। ये मॉइस्चराइज़र क्रीम, और ये तो सब हमारी पहले थी ही। ये सौंदर्य स्वर्ण कांति गोल्ड क्रीम है और ये एंटी एजिंग क्रीम है। माने पहले तो केवल मात्र विदेशी कंपनियों का ही इस पर एकाधिकार था और वहाँ एकाधिकार पतंजलि ने तोड़ा है। ये 399 रुपये में हम दे रहे हैं, जबकि विदेशी कंपनियाँ यही क्रीम जो है वो करीब 5-10 हज़ार रुपये में बेचा करती थी। तो जो है ये इस तरह से हमने पूरी ये हर्बल कॉस्मेटिक की रेंज तैयार की है, जिससे कि हम प्रकृति से जुड़ें। ये पूरी जो यूनिट है यहाँ माने करीब 12 से 15 लाख ट्यूब्स, चाहे वो दंतकांति के, फिर आप देख रहे हैं जो है शैम्पू, ये इस समय अलग अलग तरह के वेरिएंट हैं। तो इस समय ये एंटी डैंड्रफ भरा जा रहा है। इधर दूसरा ये
एलोवेरा का है, यहाँ ये भरा जा रहा है एलोवेरा का जो शैम्पू है। तो ये अलग अलग तरह से ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो आदमी की ज़िंदगी में उसको प्रकृति से जोड़ते हैं। हमने तो पतंजलि का स्लोगन ही तय किया हुआ है, पतंजलि प्रकृति का आशीर्वाद। बाबा रामदेव की खासियत ये रही है कि वो सिर्फ किसी काम को करने के लिए बात ही नहीं करते बल्कि करके भी दिखाते हैं। दरअसल हिमालय से लौटने के बाद जब बाबा रामदेव के पैर हरिद्वार में पूरी तरह से जम गए तो उन्होंने अपने करीबी दोस्त बालकृष्ण के साथ मिलकर जड़ी बूटियों और आयुर्वेदिक दवाओं का कारोबार भी शुरू कर दिया था। देश के अलग अलग शहरों में पतंजलि ट्रस्ट के सेंटर खोले गए और लोगों ने भी उन पर खूब भरोसा जताया। पिछले करीब 25 सालों से बाबा रामदेव के योग और ट्रस्ट का सिलसिला कभी थमा नहीं है। साल 1995 में दिव्य योग ट्रस्ट, साल 2006 में दूसरा पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बना और तीसरा भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। बाबा रामदेव एक के बाद एक अपने ट्रस्ट बनाते चले गए और इसी के साथ तेजी से इस सन्यासी का आर्थिक साम्राज्य भी फैलता चला गया। बाबा रामदेव के अकेले पतंजलि योगपीठ की संपत्ति ही करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। हरिद्वार में बाबा का ये आर्थिक साम्राज्य करीब 600 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है। इसमें 300 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, योग रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी और आयुर्वेदिक फार्मेसी के अलावा फूड पार्क और कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शामिल है। डिटर्जेंट पाउडर्स जो तैयार होते हैं, केक तैयार होता है और आगे जो है जो बाथ सोप तैयार होते हैं, हर्बल बाथ सोप, उनके लिए करीब 250 से 500 ट्रकों की रोज़ यहाँ पर आवाजाही होती है। करीब 15,000 लोग यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। बड़े बड़े प्लांट्स हैं, कोई जो है करीब जो है ये सारे प्लांट्सों को आप देखेंगे तो इनकी लंबाई मापेंगे तो करीब आधा किलोमीटर लंबी हो जाएगी, इतने लंबे लंबे प्लांट्स हैं। ये एफजी गोदाम है, माने जिसका आप अंदर कैपेसिटी देखेंगे तो इसमें लाखों टन सामान अंदर आ सकता है, इतने इतने बड़े बड़े ये गोदाम हैं। और माने ये सारा विशाल काय तंत्र देख करके बहुत से सोच रहे होंगे कि ये सब चलता कैसे है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई गई है और बहुत ही प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे लोग, बहुत जो अलग अलग फील्ड्स में बहुत जो एक्सपर्ट हैं, वो लोग इन अलग अलग चीज़ों का संचालन कर रहे हैं। जो बाईं तरफ देख रहे हैं जूस का प्लांट है जो बहुत बड़ा है, एक एक प्लांट को दिखाना अभी संभव नहीं है। यहाँ ये कश्मीर से केसरा होती है और ये जो बाईं तरफ आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर जो है केसर को पैकिंग किया जाता है। और जो जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद में जैसे ये उनका ये बच जाता है कचरा, इसको राख बना करके इसको सुपर डिशवॉश तैयार किया जाता है। माने पहले राख से बर्तन साफ़ किया करती थी माताएं गाँव में, तो हमने उसका एक ये नया तरीका बना दिया है, पतंजलि सुपर डिशवॉश बार। तो अब जगह कम पड़ती जा रही है, तो अब ये नया जो है बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ा प्लांट है जहाँ पर च्यवनप्राश और जो अलग अलग प्रकार के जो डाइजेस्टिव हैं, पाचक हैं, मुखवास टाइप होते हैं, वो चीज़ें तैयार होती हैं। उसका एक बहुत बड़ा पीछे कारखाना है, उसकी इकाई है। और ये च्यवनप्राश क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बनता है तो उसका विस्तार देने के लिए ये भी एक नई इकाई अभी महीने 2 महीने के अंदर, आजकल तो सब रेडीमेड आता है, लगा दिया जाता है और उससे तैयार हो जाती है। अभी हम जहाँ प्रवेश कर रहे हैं ये औषधि निर्माण इकाई है। इसमें ये दाहिनी तरफ जो है जहाँ आप धुआं उड़ता हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर जो है वो भस्में आदि तैयार होती हैं परंपरागत तरीके से। ये फिर नई बिल्डिंग बनाई है जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग। बाबा के बढ़ते कारोबार और उनके स्वदेशी अपनाव की जिद ने आज बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ पांव फुला दिए हैं। बाबा रामदेव आज देश की बड़ी शख्सियतों में से एक हैं। दुनिया में जहां चले जाएं, बाबा के मुरीद
हर जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन बाबा आज भी सादा जीवन जीने में यकीन रखते हैं। वो जमीन पर सोते हैं तो वहीं कुटिया में रहकर आध्यात्मिकता के काम करते हैं जो एक सन्यासी करता है। बाबा की जिंदगी आज भी व्यक्तिगत जीवन में चकाचौंध से बेहद दूर है। हम आ गए हैं पतंजलि योगपीठ के इनर सर्किल में, जहां स्वयं बाबा रामदेव एक सामान्य नागरिक और सामान्य परिवार की तरह कुटिया में जीवन यापन कर रहे हैं। वैसे तो बाबा रामदेव पूरी दुनिया में योग गुरु और आयुर्वेद के लिए मशहूर हैं और दुनिया में करोड़ों लोग उनके फॉलोवर्स हैं, लेकिन आज भी स्वामी अपनी उस कुटिया से इतना प्यार करते हैं कि वहीं जीवन यापन करते हैं, वहीं रहते हैं और वहीं से अपने देश भर के करोड़ों फॉलोअर्स को अपना संदेश देते हैं। चलिए हम देखते हैं कि स्वामी जी का जीवन किस तरह से एक सामान्य नागरिक की तरह जी रहे हैं। नन्हे रामकिशन यादव से स्वामी रामदेव बनने तक का सफर बेहद खास है और सबके लिए मिसाल पेश करने वाला भी। बाबा की जिंदगी देश सेवा और जन सेवा में बीत रही है और उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाला वक्त बाबा को और बुलंदियों तक ले जाएगा। माता की वंदे